बैक टू माय चैनल एसीसी एट मॉडर्न स्किल्स। आज का जो हमारा सेशन है वो होगा हमारा नॉलेज लेवल का पेपर, वेरी फर्स्ट पेपर इन योर एंटायर एसीसी जर्नी, दैट इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं और कुछ बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की हेल्प करने के लिए बने होते हैं? जैसे अमूल अलग तरीके से काम करता है और एक टाटा मोटर्स अलग तरीके से कुछ काम करते हैं। एक छोटी सी किराना स्टोर और एक मल्टीनेशनल कंपनी, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है। आखिर बिजनेस का असली पर्पस क्या होता है? इसलिए आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि एक्चुअल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो इन सिंपल डेफिनेशन में बात करें, सिंपल सा मीनिंग है उसका कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस। कि उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उनको अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। जैसे प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर्स, यानी कि आप कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी और को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे होंगे पीपल, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल विल बी इन्वॉल्व एंड उनका होगा एक स्पेसिफिक पर्पस। तो एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, उस पर्पस के लिए वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम कर रहे हैं। हो सकता है सिंगल होना हो या दो चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन अबाउट द बिजनेस। थिंक लाइक ऑफ अ स्कूल, कि आप स्कूल की तरह सोचो। स्कूल में एक्चुअल में टीचर्स, प्रिंसिपल्स और एडमिन स्टाफ सब मिलके काम करते हैं। सो दे आर द पीपल। सो यू कैन थिंक लाइक दैट कि दे आर द पीपल। their purpose is to provide education. now इनका पर्पस भी आपको समझ में आ गया कि व्हाट्स द पर्पस। स्कूल कलेक्ट फी टू कीप रनिंग, अब ये होगा मेंटेनेंस, उनका एक्चुअल में बिजनेस। सो इन तीनों चीजों को आप मिला दे तो वो बनेगा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ पे पीपल्स होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए और वो एक्चुअल में कुछ एक्टिविटीज करने चाहिए लाइक बिजनेस। सिमिलरली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देर आर सम पीपल्स, यानी कि एम्प्लॉयज, ऑनर्स, एंड दे हैव अ गोल टू अर्न प्रॉफिट और टू सर्व सोसाइटी। सोसाइटी को सर्व करना उनका मोटिव हो सकता है, या तो प्रॉफिट कमाने का उनका मोटिव हो सकता है। एंड दे यूज रिसोर्सेज, यानी कि मनी, मशीन एंड टाइम। सो एक्चुअली ये तीन चीजें अगर जहाँ पे पॉसिबल है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, देयर आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तीन चीजें इन्वॉल्व है, पीपल, गोल, पर्पस, यानी कि एंड रिसोर्सेज। तो तीनों चीजों अगर यहाँ पे आपको देखने को मिले तो दैट मीन्स देयर इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स ऑफ दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके कुछ कॉमन फीचर्स है और ये प्रैक्टिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू माइट बी टेस्टेड सम पर्पसेस, कि कौन से पर्पस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज पर योर प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड। फर्स्ट वन इज द पर्पस। सो पर्पस आपको पता होना चाहिए, व्हाट्स द पर्पस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रीजन टू एग्जिस्ट। उनका रीजन होता है कि क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं वो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या सर्व, सोसाइटी को सर्व करने के लिए हो। जैसे कि अ बेकरी एग्जिस्ट टू सेल केक्स टू अर्न मनी। ऑब्वियसली उनको पैसा कमाना है, टू अर्न मनी, और वो उनके लिए वो केक बना के बेच रही है। सेकेंड इज द रिसोर्सेज। तो दे एक्चुअली यूज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि दो चीज हम यूज कर रहे हैं, हम पैसा यूज कर रहे हैं, लेबर्स एंड मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। मटेरियल्स यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो जिसको हम बेचने वाले हैं, तो उसको मटेरियल को यूज कर रहे हैं। लेबर्स यानी कि जो हम कुछ कारीगर रख रहे हैं या एम्प्लॉयज यहाँ पे हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजर रखे हुए हैं, तो दे आर दी लेबर। एंड मनी, आपको इन्वेस्ट किया है पैसा आपने बेकरी में। तो जैसे कि बेकरी नीड्स फ्लोर, ओवंस एंड बेकर्स। फ्लोर यानी कि ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, ओवंस यानी कि आपके हो गए मशीन, यानी कि यू कैन से रिसोर्सेज, एंड बेकर्स इज द लेबर्स। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। सो दे आर द रिसोर्सेज, ये हो गए हमारे सारे रिसोर्सेज। देन स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर शुड बी दैट कि एक्चुअली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि बैंकर है तो जो जैसे कि बेकर है तो बेकर क्या करेगा, सिर्फ वो सिर्फ बेकिंग करेगा, बेकिंग एक्टिविटी शुड बी देयर। कैशियर का काम होगा कि कलेक्ट द पेमेंट। जो स्टॉक हैंडल करने वाला होगा वो सिर्फ स्टॉक हैंडल करेगा। यानी कि इस तरह से आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइड की गई है, एंड दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कि ये जो कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके कंट्रोल में है, हु ओन्स एंड हु रन्स इट एक्चुअल में। समवन ओन्स और कंट्रोल्स इट, दैट इज इंडिविजुअल, ग्रुप या गवर्नमेंट हो सकती है। इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, दो चार लोग मिलकर अपने ओनरशिप बांट रहे हैं। एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हैव द ओनरशिप। द बेकरी माइट बी ओन्ड बाय अ फैमिली। तो जो बेकरी हम चला रहे हैं वो बेकरी हो सकता है किसी फैमिली ने ओन करके रखी हो, तो फैमिली बिजनेस चल रहा है उनका, तो दे आर द ओनर्स। तो दिस इज द ओनरशिप का स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, यानी कि ओनरशिप का ऐसे फीचर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल आइडेंटिटी। एंड दिस वन इज द इम्पोर्टेंट फीचर कि किसी भी कंपनी का ना एक लीगल आइडेंटिटी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लीगल आइडेंटिटी होता है, दैट इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारे जो बिजनेस के ऑनर है, जो मेंबर्स हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनसे अलग होता है उनका लीगल आइडेंटिटी। सब बिजनेस हैव सेपरेट लीगल स्टेटस, उनका सेपरेटली लीगल स्टेटस होता है, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इवन सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड दे कैन ओन प्रॉपर्टी और बी सूड इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे वो, यानी कि उनके नाम पे शूट कर सकते हैं। शूट करने का मतलब होता है कि कोर्ट केस में उनको, उनके ऊपर लीगल एडवाइस, यानी कि उनके ऊपर लीगल जो भी मुकदमा चलने वाला है वो कर सकते हैं। लाइक दे कैन बी कॉल्ड एज अ person, not as a natural person but this artificial person. So there is a legal identity, and this one is concept is the most important. This may be tested in exam. Now let's move to the different type of business organization based on the ownership. So ownership को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपने सपोर्ट किए, जहाँ पे सबसे पहला है सोल ट्रेडर, यानी कि सिर्फ और सिंगल पर्सन होता है जो जिसका पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि लोकल ग्रोसरी शॉप रन बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन शॉप चला रहा है, तो इट इज सोल ट्रेडर। तो इसे सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। आई एम राइटिंग डाउन इट। प्रोप्राइटर भी कहते हैं इसको, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। देन सेकंड वन इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, उनका प्रॉफिट कमाने का भी मोटिव है। अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स या लॉयर्स की फर्म, फर्म का मतलब दो चार लोग मिलकर उनका काम कर रहे हैं। थर्ड वन इज द कंपनी, जब भी प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है। तो उनका जो शेयर होल्डर्स है ना, दे आर द ओनर। एक्चुअल में ओनर कौन, शेयर होल्डर्स। कंपनी चलाते कोई और है लेकिन वो सिर्फ दे आर जस्ट एम्प्लॉइज। लेकिन शेयर होल्डर्स का मतलब ऐसे लोग जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर यानी कि उस कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको कुछ शेयर मिलते हैं। शेयर का मतलब होता है उसमें कंपनी में हिस्सा मिलता है, तो दे आर द शेयर होल्डर्स। और ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट भी, कंपनी का भी जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाने का होता है। जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा मोटर्स, दे आर कंपनीज, यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस कंपनीज। देन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक्चुअल में ये सिर्फ किसी पर्सन के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए काम करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। सो मेंबर्स हु यूज द सर्विसेज, मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, सोसाइटी। तो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए सोसाइटी काम करती है, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम होता है, जैसे कि अमूल डेयरी कोऑपरेटिव, दे आर कोऑपरेटिव, यानी कि सिर्फ और एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा जिनके लिए ही काम किया जाएगा, नॉट फॉर द पब्लिक एज अ होल। नेक्स्ट वन इज द पब्लिक सेक्टर। नाउ पब्लिक सेक्टर नाम से पता चला आपको कि पब्लिक यानी कि सब पूरी जनरल पब्लिक के लिए सर्विस मिलेगी आपको, और ये है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक्चुअली गवर्नमेंट कंट्रोल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि हम हमारा इंडियन रेलवे। सो इंडियन रेलवे क्या करता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एंड द लास्ट वन इज एन नॉट प्रॉफिट या एनजीओ। नॉट प्रॉफिट का मतलब है उनका प्रॉफिट कमाने का मतलब नहीं है, दे एक्चुअली हेल्प द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर, ठीक है। वो उनकी ओनरशिप जो है वो किसी मेंबर्स के पास या ट्रस्टीज के पास होती है ना। ट्रस्टीज ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में उसको, उन्होंने उस बिजनेस को ओपन किया है, यानी कि उनको इस टाइप की एक्टिविटीज
करने का उन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, यानी कि उन्होंने एक्चुअल में ये एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। तो दे आर द मेंबर्स और ट्रस्टी, यानी कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम, इट्स एक्चुअली द चाइल्ड राइट्स एंड यू, आपने नाम सुना होगा चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअल में काम करते हैं कि चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। So they are the non-profit organization, you can say NGOs. So these are the types of business organization based on their category, based on their ownership, कि ownership के हिसाब से हमने बांट दिया कि इतने इतने टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सेक्टर इन विच दे ऑपरेट, कि कौन से सेक्टर में वो ऑपरेट करते हैं। सेक्टर का मतलब होता है कौन से एरिया में, कौन से मेजर मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सो देयर आर टोटल 4 मेजर एरियाज। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एक एक्सट्रैक्टिंग की एक्टिविटीज करते हैं, दे एक्चुअली एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग और फिशिंग। ये एक्चुअली ऐसी एक्टिविटी है, नेचर बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है, नेचुरल एक्टिविटीज यू कैन से। देन नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी। सेकंड यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। नाउ यू नो रॉ मटेरियल यानी कि जो नेचर से जो चीजें लाई हैं वो। लेट्स सपोज लेट्स हैव एन एग्जांपल कि टमाटर, एक किसान है, उसने टमाटर की प्रोड्यूसिंग किया, यानी कि टमाटर उसने अपने खेत में उगाए हैं। नाउ उस टमाटर को, वो रॉ मटेरियल है उसके लिए, नाउ वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। हो सकता है उससे आप केचप बना रहे हो, टमाटर का हो गया केचप, तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई एक तरह से, कि आपने टमाटर को कन्वर्ट किया इनटू फिनिश गुड्स, कि अब ये इसको रेडी टू ईट है, रेडी टू ईट यानी कि केचप बना दी। तो जैसे ये हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है कार मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मिल्स, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी देयर, किसी भी तरीके, यानी कि प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हो गई, प्रोडक्शन की एक्टिविटी यू कैन से। थर्ड वन इज द टेरिटरी सेक्टर। नाउ टेरिटरी सेक्टर, इट एक्चुअली प्रोवाइड सर्विस टू अदर्स। ये सिर्फ एक सर्विस सेक्टर यू कैन से। टेरिटरी अगर आपको नाम याद नहीं था, यू कैन से कि ये सर्विस सेक्टर क्या करता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ये एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ वन इज योर क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी यानी कि इट इज नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, जितनी भी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है वो आप एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि कोई सीए है या कोई एसीसीए है, नाउ ही इज द नॉलेजेबल, अकाउंटिंग का नॉलेज है उसको, ठीक है, आईएफआरएस का नॉलेज है, ठीक है, देन ऑडिट का नॉलेज है। तो उस नॉलेज को वो यूज करके सर्विस प्रोवाइड करता है, बट नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है, नॉट ओनली सर्विस, इट इज नॉलेज बेस्ड, की नॉलेज यूज करके वो सर्विस दे रहा है। जैसे कि कोई आईटी कंपनी, रिसर्च सेंटर या कंसल्टिंग, कंसल्ट करना, दीज आर द सर्विसेज जो कि प्योरली नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। So these are the main or four major types of sectors in which the business organization operates. So you have to remember what kind of sectors: primary sector, secondary sector, tertiary sector, and quaternary sector. Think of a milk. देखो, जैसे कि फार्मर है तो वो प्राइमरी हो गया फार्मर, क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। डेयरी फैक्ट्री जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअली ये प्रोड्यूसर है, ये एक्चुअल में प्रोड्यूसर है, ये प्रोवाइडर है कि वो अपने जो भी काव है, बफेलो है, एनिमल्स है, उनको प्रोवाइड करना है टू एक्सट्रैक्ट दी मिल्क फ्रॉम दी एनिमल्स। तो मिल्क सेकेंडरी, यहाँ पे इसका हो सकता है रिफाइनरीज हो सकती है, रिफाइनरीज। तो वहाँ पे रिफाइनरी में डेयरी फैक्ट्री काइंड ऑफ रिफाइनरी, मिल्क जो निकाला उसके बाद उसको रिफाइन करना। देन सुपर मार्केट में बेचना, दे आर द टेरिटरी सेक्टर्स। एक्चुअल में सुपर मार्केट क्या वर्क करता है, एक्चुअली वो सर्विस प्रोवाइड करता है। गुड्स तो हम आप सिलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी उनकी प्राइस होती है वो, लेकिन एक्चुअली सुपर मार्केट हमको सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जो भी चीज़ हमें चाहिए वो वहाँ से पिकअप कर सकते हैं, लेकिन वो एक सर्विस सेक्टर हो गया। एंड डेटा ऑन कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स, ये है क्वार्टर। नाउ क्वार्टर सर्विस क्या करता है, नॉलेज बेचता है, यू नो नॉलेज। तो नॉलेज बेस्ड है ऐसी कोई कंपनी जो नॉलेज बेस्ड, जैसे कि डेटा एनालिसिस उन्होंने किया, अब वो डेटा पे काम कर रही है,
किसके डेटा पे? बाइंग हैबिट्स पे। कस्टमर क्या चीज खरीद रहा है, अगर सुपरमार्केट में गया तो सुपरमार्केट में से उसने कौन सी चीज खरीदी, कब कितनी चीज खरीद रहा है, क्या उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या उसकी हैबिट है, रूटीन हैबिट्स पता चल जाएगी उनको। तो ऐसा उनके पास डेटा कलेक्ट हो गया। अब उस डेटा के ऊपर वो एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस से क्या बनेगा? आपका नॉलेज। दैट यू नो, एनालिसिस करने के बाद आपको नॉलेज मिलेगा कि हाँ, किस तरीके का डेटा एनालाइज हो रहा है और यहाँ पे कौन सा कस्टमर कौन सी चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो उसको वैसी वाली सर्विस प्रोवाइड करना। एंड दैट इज योर नॉलेज बेस्ड सर्विस, एंड दैट सेक्टर इज द क्वार्टरली सेक्टर। चलिए, नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन दी पर्पस। पहले हमने इसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे जो कि ऑनरशिप के बेस पे थे। नाउ अब ये जो है ना वो पर्पस के बेस पे है, कि क्या पर्पस है एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट वन इज द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता है कमर्शियल, यानी कि उनका पर्पस है टू मेक प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव है बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि रिलायंस, फ्लिपकार्ट या लोकल रेस्टोरेंट। लाइक अ क्रिकेट टीम प्लेइंग टू विन मैचेस एंड अर्न मनी, पैसा कमाने का उनका मेन मोटिव है। कमर्शियल बिजनेस प्ले द मार्केट गेम टू अर्न प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट कमाने का ही मोटिव है, उनका और कोई मोटिव नहीं है, इसलिए उसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उनके कुछ की फीचर्स देखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ड्रिवन, ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट ड्रिवन से ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनके प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही उनको ओनिंग करते हैं, यानी कि कोई सिंगल पर्सन है उनको ओन करता है, रन करता है। कैन बी अ स्मॉल और लार्ज, उनका बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है वो स्मॉल या लार्ज हो सकता है। एंड दे पे टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उनके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं। तो टैक्सेस का पेमेंट का किसके ऊपर होगा? जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम एनपीओ कहते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली दे डोंट नीड प्रॉफिट, तो वो कहीं पे भी ना, उनका गोल कभी होगा नहीं मेकिंग प्रॉफिट का, विदाउट द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, यू कैन से। तो उनका प्रॉफिट करने का कोई मोटिव नहीं है, दे एक्चुअली वर्क फॉर द सोसाइटी, दे एक्चुअली वर्क फॉर सोसाइटी कल्चर। एनी सरप्लस इज री इन्वेस्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। अब ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटी को करने के बाद जितना भी उनके पास सरप्लस बचेगा, सरप्लस का मतलब होता है कि प्रॉफिट बचा, यानी प्रॉफिट नहीं कह सकते उसको क्योंकि उनका मोटिव नहीं है प्रॉफिट का। तो जो भी पैसा बचा है, यानी कि जो पैसा उनके पास आया, वहां से उन्होंने जो पैसा उन्होंने खर्च किया, उसके बाद कुछ ना कुछ अमाउंट उनके पास बची, तो जो भी बची हुई रकम है वो उनको री इन्वेस्ट करते हैं ना। री इन्वेस्ट करने का मतलब जो एक्टिविटी, वो मेन एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसके अंदर वो पैसा वापस से इन्वेस्ट करते हैं, कहीं बाहर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। और ये इस टाइप का मेजर फीचर है। जैसे कि चैरिटी क्लब्स, एजुकेशनल ट्रस्ट, ये एक्चुअल में काम करते हैं फॉर दी वेलफेयर सोसाइटी के। थिंक ऑफ अ स्कूल रन बाय ट्रस्ट, इट कलेक्ट फीस बट री इन्वेस्ट इट इन बेटर क्लासरूम, क्लासरूम के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं बेटर, नॉट टू एनरिच द ऑनर्स, ऑनर्स को रिच बनाने के लिए नहीं करते। सब की फीचर्स लाइक दे रन फॉर सोशल और कम्युनिटी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, सरप्लस को री इन्वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल। एंड मे रिलाई ऑन डोनेशन या ग्रांट्स पे उनकी रिलायंस हो सकती है, यानी कि वो जनरली उनका पैसा कहाँ जाता है? डोनेशन से, गवर्नमेंट डोनेशन या गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती होगी, या तो कोई पब्लिक जो भी पब्लिक है, जो भी जनरल पब्लिक है वो एक्चुअल में डोनेट करती है, किसी कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पे हम डोनेट करते हैं, तो वैसे डोनेशन भी आप लोग को मिलते हैं। एंड दैट्स वाई दे आर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Now let's see third one is the public sector undertakings या public sector organization you can say, जिसे हम PSU भी कहते हैं, PSU या PSO। दे एक्चुअली ओन एंड रन बाय गवर्नमेंट। ये एक्चुअली कौन करते हैं? गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ही रन करती है टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, एक्चुअल में पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि इंडियन रेलवे, BSNL, LIC या पब्लिक हॉस्पिटल्स। दे एक्चुअली यूज बाय द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक, पब्लिक को के लिए ये काम कर रहे हैं। लाइक अ पब्लिक पार्क, अ गवर्नमेंट मेंटेन इट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, सभी के लिए बेनिफिट, सभी के लिए बेनिफिट के लिए वो यूज करते हैं। और उसको मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे से मेंटेन करती है, नॉट टू मेक मनी। वो पैसा कमाने का उनका मोटिव नहीं होता, जस्ट जो फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। ओन बाय गवर्नमेंट, इनके कुछ फीचर्स है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, फंडेड बाय टैक्सेस, ऑब्वियसली टैक्स, ये हमारा इनका मेजर
यू कैन से मेजर रेवेन्यू। मेजर टाइप की इनकम जो है वो गवर्नमेंट की क्या है, टैक्सेस। तो टैक्स कलेक्ट करते हैं हमारा, और हमको वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स है, LIC की फैसिलिटीज, BNSL की फैसिलिटीज या इंडियन रेलवे की फैसिलिटीज। सर्विस सिटीजन, सर्व सिटीजन एंड नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सिटीजन को सर्व करना का काम है उनका। एंड ऑफर लार्ज स्केल के ऑपरेशन में, ऑब्वियसली पूरी कंट्री में जितने भी है उन सभी पूरी पब्लिक को उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्वियसली देयर ऑपरेशन शुड बी ऑन अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल में ऑपरेशन होगी, दे आर द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट वन इज द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नाम से पता चला कि नॉन गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंटल नहीं, लेकिन ओनली दे वर्क फॉर सोशल, एनवायरमेंटल या ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस। इंसानियत के लिए काम करना, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए काम करना, सोशल बेनिफिट के लिए काम करना, और वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब अलग है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट से पूरी तरह से अलग से काम कर रहे हैं, बट वो रिसीव कर सकते हैं गवर्नमेंट से ग्रांट या डोनेशन रिसीव कर सकते हैं फंडिंग के लिए। जैसे कि इनके एग्जाम्पल है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, ग्रीन पीस, अक्षय पात्रा फाउंडेशन। दी आर द organization they actually do some activities for the public welfare, but they are different from the government. Like volunteer helping flood victims, हम कुछ देखते हैं कि फ्लड विक्टिम्स को हम हेल्प करते हैं, जैसे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा फ्लड विक्टिम्स ये, या कोरोना के टाइम पे भी कुछ विक्टिम्स हुए थे, तो वहाँ पे उनको फूड पैकेट्स प्रोवाइड करना, या फिर कुछ को शेल्टर प्रोवाइड करना, रहने की जगह देना, ये सारी एक्टिविटीज कौन करता है, दे आर द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs। दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बट एक्ट फॉर द पब्लिक गुड। पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय नहीं है, डिफरेंट एंटिटीज। देखो उनके कुछ की फीचर्स, नॉन प्रॉफिट एंड वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। एंड ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट, की प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। दे फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन ऑन और सोशल इश्यूज पे काम करते हैं, इंसानियत पे काम करते हैं, सोशल इश्यूज पे वर्क करते हैं। फाउंडेड बाय डोनेशन और इंटरनेशनल एड, पे उनको डोनेशन मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता होगा, पब्लिक से मिलता है, जनरल पब्लिक से मिलता है, और इंटरनेशनल भी उनको फंडिंग मिलती है फॉर द गुड कॉज। द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स नाम अलग अलग कर सकते हो। कोऑपरेटिव्स का मतलब साथ में मिलकर काम करना और सभी के लिए काम करना, जस्ट फॉर द ग्रुप मेंबर्स के लिए काम करना। इट इज फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स टू मीट कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड्स। इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल, लेकिन सिर्फ किसके लिए, ग्रुप के लिए। ग्रुप बनाते हैं और सिर्फ ग्रुप के लिए ही काम होता है, पूरी पब्लिक के लिए काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के लिए काम होता है। इसका मेन बेसिक फीचर ये है, ग्रुप्स काम करते हैं और ग्रुप के लिए ही काम करते हैं, बाहर वाले के लिए नहीं काम करते हैं। जैसे कि अमूल एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको हेल्प करती है। इफको दे एक्चुअली फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, तो फर्टिलाइजर जो लेने वाले किसान होते हैं उनकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज तो दे विल नॉट सर्व एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हाउसिंग सोसाइटीज ऑल्सो देयर, किसी हाउसिंग डेवलपमेंट में ही काम करेंगे। तो स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक ग्रुप होंगे, और वो उन ग्रुप के मेंबर्स के लिए ही काम करेंगे, तो दे आर कोऑपरेटिव्स। Think of a group of farmers pulling money to buy a shared tractor. Everyone's benefits fairly. देखो कुछ फार्मर्स ने मिलकर क्या किया, पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने एक शेयर ट्रैक्टर लिया। शेयर ट्रैक्टर मतलब एक ट्रैक्टर लिया और उनको वन बाय वन वो यूज करेंगे, और पैसा जो वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो सपोज 1 लाख रुपीज का वो ट्रैक्टर है, टोटल 5 फार्मर्स हैं, ठीक है। तो सभी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर 20,000 का सभी ने, एक फार्मर ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, सभी ने मिलकर 20,000 जमा किया और एक ट्रैक्टर ले लिया। और वो ट्रैक्टर अब सब लोग यूज करेंगे वन बाय वन। लेट सपोज दिन के अगर आपको 10 आवर्स का काम है ट्रैक्टर का टोटल, तो हर हर एक फार्मर्स के हिस्से में कितना आएगा, वन फार्मर विल वर्क फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे एटलीस्ट काम करेगा उस ट्रैक्टर के यूज करके। सो इस तरह से हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव के टाइप पे काम करते हैं। लेट्स सी द की फीचर्स। ओन्ड एंड कंट्रोल बाय मेंबर्स।
सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स, जैसे कि मैंने बोला 5 मेंबर है तो 5 फार्मर ने मिलकर उनको ओनर कंट्रोल किया हुआ है। 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट। डेमोक्रेटिक है, सब कुछ फेयर होना चाहिए, फेयर एंड इनफ, सभी को इक्वल हिस्सा माना जाएगा, मतलब में प्रॉफिट शेयर अमॉन्ग मेंबर्स, जितना भी प्रॉफिट बचता है वो अपने मेंबर्स के बीच में बांट लेते हैं। सो लेट्स क्विकली समराइज द चार्ट। कुछ अच्छे से समराइज कर लेते हैं जितने भी हमने टॉपिक अभी तक कवर किए। लेट्स क्विकली समराइज इट। हमने देखा कमर्शियल का टाइप है, जो एक्चुअली उनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उनके ऑनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट में होगा। प्रॉफिट को हैंडल किस तरह से करते हैं कि एक्चुअली में जितना प्रॉफिट हुआ वो अपने ओनर्स में या शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट का। सेकंड वन है नॉट फॉर प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो एक्चुअली सिर्फ प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो ट्रस्टीज या मेंबर्स होंगे उनके, वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन और री इन्वेस्टमेंट आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। री डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उनका जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट को बांट देते हैं अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर्स में। लेकिन री इन्वेस्ट का मतलब किसी को बांटते नहीं, अपना जो बिजनेस जो भी प्रॉफिट हुआ है वो अपने ही बिजनेस में रहने देते हैं, ताकि और कुछ बेटर कर सके बिजनेस में, और एक्सपांशन कर सके, ग्रो कर सके। तो उसे री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि एजुकेशनल ट्रस्ट, वो क्या करते हैं, अपना जितना भी प्रॉफिट होता है वो बेटर क्लासरूम, बेटर सर्विस प्रोवाइड करने में लगाते हैं। देन पब्लिक सेक्टर, वो एक्चुअली सिर्फ सर्व करती है जनरल पब्लिक को, पूरी पब्लिक को सर्व करती है, और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट एक्चुअली कंट्रोल इट, और उसमें भी री इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि इंडियन रेलवे इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज द एनजीओ, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट से गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट से अलग होते हैं, नॉट फॉर द गवर्नमेंट, एंड यूज फॉर मिशन के लिए। जो मिशन उनका होता है कि भाई जैसे चाइल्ड एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करना है तो चाइल्ड एक्टिविटीज के लिए ही काम करेंगे, वैसे एनजीओ होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी। देन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब मेंबर वेलफेयर के लिए। यहाँ पे सोशल वेलफेयर था, यहाँ पे मेंबर वेलफेयर। मेंबर वेलफेयर का मतलब होता है कि जितने ग्रुप में है उतने लोगों के ही वेलफेयर के लिए काम होगा। जैसे मैंने वो फार्मर वाला एग्जाम्पल दिया था, अमूल है तो फार्मर, देखो फार्मर वाला एग्जाम्पल, कि फार्मर 5 लोग मिलकर एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया और वहाँ पे ट्रैक्टर यूज करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए यूज करेंगे, मेंबर्स के लिए वो बेनिफिट रखेंगे। शेयर अमंग द मेंबर्स, जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने मेंबर्स के अंदर बांट दिया जाएगा, यानी फार्मर्स के अंदर बांट दिया जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन क्विकली समराइज ऑल दी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन दैट पर्पस। In short, business are like different players on a team. Some play for profit and others play for people. कुछ लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कुछ लोग इंसानियत के लिए, यानी कि हेल्थ सोसाइटी के लिए काम करते हैं। What makes them unique is who owns them. तो एक तो हो गया हमारा ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से हमारा बिजनेस अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओनरशिप के हिसाब से अलग है। और वाई दे एग्जिस्ट, यानी कि उनका पर्पस भी हो गया। पर्पस अलग, पर्पस से अलग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलग अलग हमने देखे कि कमर्शियल, एनजीओ, एनपीओज, देन कोऑपरेटिव, ये सारी चीजें वो पर्पस के हिसाब से, कि जिसका जैसा पर्पस उसके हिसाब से उसका टाइप। देखते हैं ओनरशिप के हिसाब से कितने टाइप देखे हमने। लेट्स क्विकली समराइज। आई थिंक देयर आर 4 5 ओनरशिप के हिसाब से। लेट्स क्विकली समराइज 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप देखे ओनरशिप के हिसाब से, और 5 टाइप के हमने पर्पस के हिसाब से देखे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 5 टाइप्स, यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप देखे, बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन द पर्पस एंड व्हाट दे डू विद द मनी। मनी एक्चुअली पैसा कहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि या तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तो वो री इन्वेस्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी अपने प्रॉफिट जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी कंपनी के ऑनर्स है, उसमें बांट देना पैसा। री इन्वेस्ट करना मतलब बिजनेस के अंदर ही रखना, उसके अंदर बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए उसको एक्सपेंशन करना, उसको में ग्रोथ लाना, उसके लिए वो अपने पैसे को अपने बिजनेस में ही रखते हैं। दे डोंट डिस्ट्रीब्यूट टू द owners या shareholders, and that's it. So this is what all about the chapter 1, types of business organizations. I hope you enjoy these sessions.